नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। विश्व दिव्यांग दिवस पर उत्तराखंड में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांगों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात कही। बता दें कि प्रदेश की राजधानी देहरादून में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जांच दौरान सीएम धामी ने दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं देते हुए कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है और निकट भविष्य किस तरह से और सहूलियत प्रदान की जा सके, इसके लिए प्रयास भी किए जाएंगे। इस दौरान सीएम ने आगे कहा कि हम आज प्रदेश के उन दिव्यांग नायकों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, धैर्य और साहस से न केवल अपनी जीवन बदला है बल्कि दिव्यांगों के प्रति समाज की सोच और दृष्टिकोण को भी बदलने का काम किया है। सभी दिव्यांगजनों ने अपनी शारीरिक परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में लेकर न केवल अपने सपनों को साकार किया है बल्कि समाज को प्रेरित करने का भी काम किया है। दिव्यांगजनों को जिले में विशेष शिविरों के माध्यम से मुफ्त उपकरण मिलेंगे और छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आईएएस की कोचिंग दी जाएगी। विश्व दिव्यांग दिवस पर मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर अभी पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए ज़रूरी होती है वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही हमने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में हम दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो आईएएस की कोचिंग करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी। ऋषिकेश के रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में काम करने वाले युवक की गंगा में डूबने से मौत का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने होटल कर्मी का शव गंगा की गहराई से बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसे लेकर एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद सजवान ने बताया कि रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत गीता कुटीर गंगा घाट पर शाम को एक युवक के डूबने की सूचना मिली है। जब सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां लोगों से जानकारी लेने के बाद गंगा में एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया है, जहां कुछ ही देर में डीप डाइवर ने प्रदीप नेगी ने गंगा की गहराई से युवक को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जितेंद्र सिंह मूल निवासी जिला पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई है, जो गीता कुटीर के निकट एक होटल में काम करता था। होटल कर्मी अपने दोस्तों के साथ गंगा घाट पर नहाने के लिए गया था। अगली खबर लालकुआ से है, जहां सेंचुरी मिल के समीप नेशनल हाईवे में डिवाइडर काट कर बनाए गए कट पर बीच सड़क पर खड़े ट्रक में एक कार घुस गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि सड़क के बीच बीती रात एक ट्रक खराब हो गया, जहां नेशनल हाईवे पर खराब खड़े इस ट्रक में नगला की ओर से लालकुआ को आ रही एक कार घुस गई, जहां इस भीषण दुर्घटना में कार के परकच्चे उड़ गए और कार में सवार 2 व्यक्ति बुरी तरह से कार में फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे को लेकर तहसीलदार युगल किशोर पांडे ने कहा कि यदि नियम विरुद्ध डिवाइडर कट बनाया गया है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पत्राचार कर उसे बंद कराया जाएगा। साथ ही वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सेंचुरी पेपर मिल को भी लिखा जाएगा। सेंचुरी को भी पत्राचार किया जाएगा कि और उसमें मुख्य रोल जो है विकास प्राधिकरण का ही रहेगा।
कि क्या उनकी नियमावली पर रखे गए हैं करके। एनएच को लिखा जाएगा कि भाई ये जो आपके द्वारा ये एक लेन से दूसरी लेन को जा रहे हैं, इनमें की वैधानिकता के अनुसार इसको देखें, अगर यह वैधानिकता में नहीं है तो इसे बंद कर दें करके पत्राचार किया जाएगा सर। और फिर वार्ता की जाएगी कि वो वाहनों के नियंत्रण करें करके उनका सुरक्षा गार्ड के संबंध में उनको प्रेषित किया जाएगा पत्र। पुलिस से भी वार्ता की जाएगी कि इनमें अपने सुरक्षा गार्ड की जो है एक दीवार। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर रात को चार धार के पास में एक डंपर करीब 200 मीटर खाई में गिरकर अलकनंदा नदी में समा गया, जहां हादसे की खबर पुलिस को सुबह मिली, जब कुछ लोगों ने नदी में डूबे हुए डंपर को देखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी तक ट्रक ड्राइवर और हेल्पर का कुछ पता नहीं चल पाया। उनकी खोजबीन जारी है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात एक डंपर श्रीनगर से डुंगरी पथ जा रहा था, जो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। रात होने के कारण किसी को हादसे का पता नहीं चला। सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर नदी में पड़े डंपर पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी। इस घटना को लेकर एसडीआरएफ के यूनिट इंचार्ज अजय ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 8 बजे हादसे की जानकारी मिली थी। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जब तक दोनों लापता युवक नहीं मिलते, सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। डंपर में सवार दोनों व्यक्तियों को ढूंढने के लिए गोताखोर भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर श्रीनगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि हादसा देर रात हुआ था, लेकिन जानकारी सुबह मिली है। डंपर में 2 लोग सवार थे जो लापता चल रहे हैं। दोनों की खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन नदी के गहरे होने के कारण दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। घटनास्थल से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। ये हमें अभी सूचना मिली है, देर रात्रि की घटना बताई जा रही है। इसमें एक डंपर में 2 लोग थे। इन लोगों ने ये यहाँ चौधरी ढाबा में डैम कॉलोनी के पास खाना खाया, फिर वापसी आ रहे थे ये लोग और डंपर खाली था, तो संभवतः यहाँ आकर के दुर्घटना हुई है। और एसडीआरएफ की टीम और हमारी जल पुलिस वगैरह सब मौके पे ही है। रेस्क्यू अभियान चल रहा है इसमें। कल देर रात को ये ट्रक गिरा हुआ है, हमने सूचना आज सुबह मिली है, तो जैसी हमें सूचना मिली हमारी टीम मूव हुई है और घटना स्थल पर उपस्थित है। सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के दौरान पता चला है कि ट्रक पूरा पानी के अंदर है और 2 व्यक्ति इसमें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की है, जहां भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि ये उत्तराखंड के खिलाड़ियों का स्वर्णिम समय चल रहा है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान जब से संभाली है, तब से सीएम युवाओं की ओर महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर चाहे सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या सहकारिता विभाग की बात हो, सीएम धामी लगातार प्रदेश और युवाओं के हित में कार्य कर रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड में जो लोग खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम काल चल रहा है और एक बहुत बड़ा ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और मैं इसका उनकी सराहना भी करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं आने वाले जो भविष्य है खिलाड़ियों का, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हुआ है, ये बात मुझे इनके इस प्रयास से लगता है। क्योंकि जो 4% का आरक्षण, देखिए एक मुफ्त राशि आप देते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल खर्च हो जाएगी, उस पर पूरा जीवन नहीं मुनस्सर कर सकता। लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है 4%, उस पर एक खिलाड़ी का पूरा जीवन चल सकता है। और खिलाड़ी की एक आयु सीमा होती है, एक उसको बहुत कम समय में रिटायर होना होता है, तो बाकी का जीवन उसका, क्योंकि वो खेल में समय देता है, तो बाकी का जीवन उसका असुरक्षित सा रहता है। इसलिए आप देखते होंगे समय समय पे मीडिया में विषय आता है कि साहब गोल्ड मेडल धारी चाय बेच रहा है, ये फलाने वो एक बड़े स्तर का खिलाड़ी जो है छोटे काम में लगा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया के माध्यम से हमको सूचनाएं मिलती है। लेकिन ये जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है, इससे एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर ये हुआ है। इसके साथ साथ जो अग्निवीरों को हम एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, जो उस आयु में छूट देने की बात कर रहे हैं, उनको आगे उनके लिए 36 आरक्षण का हम प्रावधान कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है हमारी सरकार का। मैं उत्तराखंड में वर्ष भर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में प्रदेश सरकार यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार चौड़ीकरण के साथ ही
प्रमुख तीर्थों, शहरों और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण कर रही है। वहीं वर्तमान में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के जरिए 182 स्थानों पर 15,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा तैयार की जा रही है, जिसमें से 34 जगह पार्किंग स्थल तैयार हो चुके हैं, जहां MDDA ऋषिकेश और देहरादून में 2000 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जा रही है, जिसकी जानकारी MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों और विकासों के प्राधिकरण द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है, जब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग ऋषिकेश में बना रहे हैं, जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी और वह पार्किंग देहरादून में पुरानी तहसील में बनाई जा रही है, ताकि पार्किंग की समस्या का समाधान किया जा सके। नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं, और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी, और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या। चमोली जिले में जन समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जुलासू के तहसील में दिवस आयोजन बनाया गया, जहां पे तहसील दिवस में 35 फरियादी अपने गांव क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न शिकायतों को लेकर पहुंचे, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील और जिले के समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान किया जाए और जो प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है उनको परस्यू किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और समयबद्ध उसका निस्तारण करें। तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी अबरार अहमद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, मुख्य शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह, तहसीलदार सुधा डोभाल सहित सभी विभागों के जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज जिलासू तहसील दिवस में कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुई और इसमें अधिकांश PWD और जल जीवन मिशन के संदर्भ में थी, और सभी शिकायतों में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि फील्ड पर जाकर कंप्लेनेंट से कोऑर्डिनेशन करके उनका निस्तारण करें, और क्योंकि ये शिकायतें थी हम लाइन से करने के लिए तो उनकी निरंतर समीक्षा भी की जाएगी, और कुछ प्रकरण ऐसे हैं PWD के जो शासन स्तर पर भेजे गए हैं तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और प्रयास किया जाएगा शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां और तेज हो गई हैं, जो राज्य निर्वाचन आयोग इस दिशा में लगातार सकारात्मक पहल करने में जुटा हुआ है। प्रदेश 102 निकायों के लिए अभी तक 30,58,299 वोटर पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि नॉमिनेशन के अंतिम तारीख तक नाम में परिवर्तन और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है। नगर निकाय चुनाव के विभिन्न पदों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा को रिवाइज किया गया है, जहां इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई है और उनके विचार और सुझाव लिए गए थे। नगर प्रमुख नगर निगम मेयर का पद होता है और उसके लिए 3 अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस बार अब चालान के माध्यम से नामांकन और अन्य प्रक्रिया के धन जमा होंगे, जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार एक्सपेंडिचर मॉनिटरी के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की तैनाती भी जनपदों में की जा रही है। देहरादून राज्य में 12 से 15 दिसंबर 2024 तक 4 दिवसीय 10वीं विश्व आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस और आरोग्य एक्सप्रो का आयोजन किया जाएगा, जहां देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले इस सम्मेलन की तैयारियों में आयुष विभाग के साथ साथ अन्य कई विभाग भी शामिल हैं। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 तक होना है, जहां सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में है और इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार सम्मेलन में 54 देशों के लगभग 7,000 डेलीगेट्स के शामिल होने की संभावना है। वहीं आयुष विभाग सहित कई अन्य विभागों ने इस सम्मेलन की सफलता के लिए पूरी ताकत लगा दी है और विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में उभरती तकनीकों और जानकारियों को साझा किया है। बारह तारीख से 15 दिसंबर
इस अवधि में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन देहरादून जनपद में किया जा रहा है। 10वां आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होगा, जो राष्ट्रीय आयोजन है, और इसमें 54 अंतर्राष्ट्रीय देश इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि इसमें डेलीगेट के रूप में शामिल होंगे। अभी तक का जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है, 6000 से ज्यादा डेलीगेट्स का पंजीकरण कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है इसमें प्रतिभाग करने की। इसके अलावा 200 से अधिक जो एग्जीबिशन स्टॉल्स होते हैं उसको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न जो उद्योग समूह हैं उनके द्वारा इसमें बुकिंग अभी तक पूर्ण किया गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरा जो 4 दिन का समिट होगा इसमें 50,000 से लेकर 1 लाख व्यक्तियों के द्वारा विजिट किया जाएगा। और परेड ग्राउंड में ये आयोजन होगा, उसकी जो टेंट निर्माण कार्य है वो अभी गतिमान है। और जो मेन इनॉग्रल सेशन होगा और जो वेलकम सेशन होगा, वहां पर जो मल्टीपर्पज हॉल है उसके अनुसार वहां पे आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी हुई है। जब देहरादून नगर निगम प्रदेश प्रभारी प्रकाश जोशी ने प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों की एक बैठक की, जहां कैंडिडेट चयन पर मीडिया से बात करते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि सरकार पहले निकाय चुनाव कराने की तिथि निर्धारित करे, फिर आरक्षण की बात स्पष्ट करे, तभी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के लिस्ट की घोषणा करेगी। एक बार पहले सरकार पहले ये तो तय करे कि वो चुनाव कब कराना चाहती है, और दूसरी बात जब वो ये तय करे कब कराना चाहती है, आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट होगी। और जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो कैंडिडेट सिलेक्शन मैं मानता हूं कि उससे पहले कैसे संभव। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।